नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में 1448 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का लोकार्पण किया। युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल लोकार्पण करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रात अमेरिका के लिए रवाना होंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में शामिल होंगी। भारत ने कहा, यूक्रेन संघर्ष तुरंत समाप्त करने के लिए सभी प्रयास करने को तैयार। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की अनावश्यक यात्रा से बचने का परामर्श जारी। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म ने 400 कंपनियों की उपलब्धि हासिल की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बीएसई से स्टार्टअप व्यवस्था के लिए इंटरफेस बनाने का आग्रह किया। इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष बेन बेर्नांकी और अमेरिका के 2 अर्थशास्त्रियों डगलस डायमंड और फिलिप एच डेविक को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। उत्तराखंड में पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज बंद हुए और भारत एशिया कप महिला 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचा। बांग्लादेश के सिलहट में थाईलैंड को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। समाचार संध्या में लवलीन निगम के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जामनगर में 1450 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति, शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दोपहर अहमदाबाद में जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के वास्ते कौशल विकास के महत्व पर बल दिया। इससे पहले श्री मोदी ने गुजरात के भरूच जिले में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा, पहला बल्क ड्रग पार्क गुजरात को मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भरूच ने हमेशा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो गुजरात की प्रगति हो, चाहे देश की प्रगति हो, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट अंकलेश्वर राजपीपला और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर को जोड़ने वाली सड़क, इसी के साथ साथ केमिकल सेक्टर से जुड़े अनेक प्लांट्स का भी लोकार्पण हुआ है। अब भरूच बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता और इसलिए अंकलेश्वर में नया एयरपोर्ट बनाने का आज शिलान्यास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र की डबल इंजन सरकार ने विकास की सारी बाधाओं को दूर किया है। विकास को एक नई गति, नई उड़ान मिलने वाली है। जब नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की सरकार होती है ना, तो एयरपोर्ट का काम भी बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा। मुझे वो दिन भी याद आ रहे हैं जब कुछ लोगों ने भरूच का विकास रोकने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। भरूच अंकलेश्वर में उद्योगों की स्थापना में, उद्योगों के विस्तार पर बड़े बड़े रोड़े अटकाए। जब केंद्र में हमारी सरकार में तो सारे अवरोध हमने खत्म कर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में पहले 10वें स्थान पर था, लेकिन आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस उपलब्धि पर हम सबको गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के समय दुनिया ने भारतीय औषधि क्षेत्र की क्षमता और महत्व को समझा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को परास्त करने में भारत का अतुलनीय योगदान रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत में बनी दवाओं का निर्यात आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और ये उपलब्धि सभी के सहयोग से ही प्राप्त हो सकी है। श्री मोदी ने कहा कि देश के अमृतकाल में प्रवेश करने के साथ ही गुजरात के लिए भी स्वर्णकाल शुरू हो गया है। गुजरात देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने दाहेज में एग्रो फूड पार्क, सी फूड पार्क और एमएसएमई पार्क की आधारशिला रखी। उन्होंने दाहेज में ही 800 टीपीडी के कास्टिक सोडा संयंत्र का भी लोकार्पण किया। आणंद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र से ही गुजरात ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। श्री मोदी ने प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रदेश के किसानों की प्रशंसा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए आज रात अमेरिका रवाना होंगी। 11 से 16 अक्टूबर तक यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में शामिल होंगी। श्रीमती सीतारामन जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और नीदरलैंड सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ बैठकों का उद्देश्य भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं को उजागर करना और विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर विचार विमर्श करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने छोटी कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने के विकल्प बढ़ाने के लिए गांधीनगर के गिफ्ट सिटी का उपयोग करने का सुझाव दिया है। श्री पीयूष गोयल आज मुंबई में बंबई शेयर बाजार के बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर 400वीं कंपनी के सूचीबद्ध होने के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर आज 8 नई कंपनियों के सूचीबद्ध होने के साथ ही इन कंपनियों की संख्या 400 हो गई है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि छोटी कंपनियां भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्होंने बीएसई से स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जुड़ने का आग्रह किया और कहा कि इससे उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। श्री गोयल ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें देश में बड़ा बदलाव लाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। वे आज मुंबई में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड द्वारा आयोजित चौथे NICDC निवेशक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में देश का सबसे अधिक औद्योगिकृत, प्रगतिशील और तेजी से विकसित होने वाला राज्य बनने की क्षमता है। श्री गोयल ने आश्वासन दिया कि सरकार विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव मदद करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र अगले 6-7 वर्ष में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। उन्होंने निवेशकों से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश करने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नवनिर्मित महाकाल लोक के उद्घाटन के लिए कल पूरे राज्य में दीपावली जैसे दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों में दीप जलाए जाएंगे और आकर्षक साज सज्जा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आम लोगों से घर घर में दीप जलाने की अपील की है। अगर उज्जैन ना आ सके तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखे। लोकार्पण समारोह का प्रदेश भर में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। महाकाल लोक के शुभारंभ से इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उज्जैन के पास मांडू, ओंकारेश्वर और मंदसौर में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है। इसके फलस्वरूप मालवा का यह संपूर्ण क्षेत्र धार्मिक कॉरिडोर के रूप में बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा देगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. इंडिया
2.0 द जर्नी ऑफ इंडिया 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में डीडी नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार के सारण जिले में सीता विद्यारा जाएंगे। अमित शाह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जन्मस्थली पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री अमित शाह जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने आकाशवाणी को बताया कि गृह मंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उनकी यात्रा को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा गठबंधन टूटने के बाद प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद गृह मंत्री का ये दूसरा दौरा है। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी उद्योगों के लिए खोलने का 2020 में लिया गया फैसला बड़े बदलाव वाला साबित होगा। डॉक्टर सिंह आज नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष संघ की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इंडिया स्पेस कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से इस क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या कुछ वर्ष में ही 2 से बढ़कर 102 हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देश के युवा और निजी औद्योगिक उद्यमों की ताकत और नवोन्मेषी क्षमता वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी भूमिका निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के एक नेता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना की है। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया पर एक वीडियो में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो देश की लोकतांत्रिक और संसदीय प्रक्रिया का अपमान है। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग आम आदमी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, यह आम आदमी पार्टी के मंशा को उजागर करता है। ये हारने की बौखलाहट है। अधिकांश सर्वे में तो आम आदमी पार्टी की 0 सीट दिखा रही है गुजरात में, तो स्वाभाविक इसी प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जाए। विश्व में ग्लोबल सर्वे में 75% की रेटिंग किसी भी विश्व की नेता की नहीं है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। ये गर्व का विषय केवल गुजरातियों के लिए नहीं, ये हिंदुस्तान के लिए। महाराष्ट्र में पात्राचौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले 4 अक्टूबर को मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ाई थी। श्री राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने उपनगरीय गोरेगांव में पात्राचौल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की प्रगति के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध असम जरूरी है। असम में डरगांव में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था सुधरने से असम और पूर्वोत्तर राज्यों ने बहुत प्रगति की है। राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार के बाद पुलिस अब जन कल्याण उपायों पर ध्यान दे रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 2 आतंकवादी मारे गए। ये मुठभेड़ कल रात अनंतनाग के तंगपावा इलाके में शुरू हुई थी। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में 1448 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का लोकार्पण किया। युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज रात अमेरिका के लिए रवाना होंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में शामिल होंगी। भारत ने कहा, यूक्रेन संघर्ष तुरंत समाप्त करने के लिए सभी प्रयास करने को तैयार। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के अनावश्यक यात्रा से बचने का परामर्श जारी। बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म ने 400 कंपनियों की उपलब्धि हासिल की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बीएससी से स्टार्टअप व्यवस्था के लिए इंटरफेस बनाने का आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को
पार्टी का नाम बाला साहेब बंची शिवसेना आवंटित किया। इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष बेन ब्रेनानकी और अमेरिका के 2 अर्थशास्त्रियों डगलस डायमंड और फिलिप एच डेविक को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। उत्तराखंड में पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज बंद हुए और भारत एशिया कप महिला 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचा। बांग्लादेश के सिलहट में थाईलैंड को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को बालासाहेबांची शिवसेना नाम आवंटित किया है। आयोग ने शिंदे गुट द्वारा चयनित पार्टी के चुनाव चिन्ह को खारिज करते हुए कहा कि ये तीनों प्रतीक चिन्ह अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में नहीं हैं। शिंदे गुट को कल सुबह 10 बजे तक 3 प्रतीकों की एक नई सूची प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना नाम आवंटित किया है। आयोग ने अंधेरी पूर्व उपचुनाव में पार्टी को जलती हुई टॉर्च चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित की है। भारत ने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष समाप्त करने के सभी प्रयासों में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय की ओर से आज जारी वक्तव्य में कहा गया है कि भारत यूक्रेन में जारी संघर्ष, वहां आम नागरिकों की मौत तथा बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने से बेहद चिंतित है। ऐसी कार्रवाई किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। बयान में आगे कहा गया है कि दोनों पक्षों से संघर्ष तत्काल खत्म करने और इसके लिए राजनयिक प्रयासों का रास्ता अपनाने की अपील की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू होने के समय से ही भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि संकट का समाधान संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। इस बीच यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को बिना वजह यूक्रेन के भीतर कहीं भी यात्रा करने से बचने की हिदायत दी है। उन्हें यूक्रेन सरकार की ओर से जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह भी दी गई है। उनसे कहा गया है कि वे लगातार अपने दूतावास के संपर्क में रहें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उनकी मदद की जा सके। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत रूस रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को सही ठहराते हुए कहा है कि पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि पश्चिम ने सैन्य तानाशाही वाले भारत के पड़ोसी देश को अपने भागीदार के रूप में वरीयता दी। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत को रूस से अधिक हथियार इसलिए मिले क्योंकि पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश भविष्य के हित और वर्तमान स्थिति को देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। We have substantial inventory of Soviet and Russian origin weapons, and that inventory actually grew for a variety of reasons. The merits of the weapon systems themselves, but also because for multiple decades, Western countries did not supply weapons to India, and in fact saw a military dictatorship next to us as the preferred partner. We all in international politics deal with what we have. We make judgments which are reflective of both our future interests as well as our current situation. इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष बेन ब्रेनानकी और अमेरिका के 2 अर्थशास्त्रियों डगलस डायमंड और फिलिप डेविक को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इन लोगों को ये पुरस्कार बैंक और वित्तीय संकट के क्षेत्र में शोध के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार की घोषणा स्वीडन की रॉयल अकेडमी ने आज स्टॉकहोम में की। पुरस्कार विजेताओं ने बैंकों को डूबने से बचाने के महत्व पर प्रमुख अनुसंधान किया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज सवेरे निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे।
उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव सफई में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मुलायम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि श्री यादव ने पूरी लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों को आगे बढ़ाने में अपना जीवन समर्पित किया। मुलायम सिंह यादव जी का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि। 1939 में उत्तर प्रदेश के सैफई गांव के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 1996 से 1998 के बीच देश के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वे पहली बार 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 10 बार विधायक बने। श्री मुलायम सिंह यादव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधुलियम और अन्य समाजवादी नेताओं से प्रेरित होकर राजनीति में आए और क्षेत्रीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन गए। 1992 में श्री मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और 1 साल बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर अपनी पार्टी को सत्ता दिलाई। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच वे नेताजी के नाम से जाने जाते थे। उनके समर्थक उन्हें धरती पुत्र भी कहते थे। मुलायम सिंह यादव ने कुछ समय पहलवानी भी की। उन्होंने करहल के एक कॉलेज में कुछ समय के लिए प्रवक्ता के रूप में भी काम किया। हिंदी समाचार कक्ष की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए। अंतिम दिन आज करीब 1500 श्रद्धालुओं ने अंतिम अरदास की। इस अवसर पर भारतीय सेना की 418वीं लाइट इंजीनियर्स की टीम भी मौजूद थी। हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत इस वर्ष 22 मई को हुई थी। इस वर्ष 2,47,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। इस बीच हिमालय क्षेत्र में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल लक्ष्मण मंदिर लोकपाल को भी बंद कर दिया गया है। और अब खेल खबरें स्पोर्ट्स डेस्क से। सिलहट में महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट मैच में भारत ने थाईलैंड को 9 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। थाईलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बनाए। जवाब में भारत ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 40 रन बनाकर आसानी से जीत हासिल कर ली। भारत की ओर से स्नेह राणा ने 9 रन देकर 3 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और अक्षर पटेल को सितंबर महीने के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में सेना 53 स्वर्ण, 33 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 115 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर है। महाराष्ट्र 34 स्वर्ण के साथ दूसरे और हरियाणा 32 स्वर्ण लेकर तीसरे स्थान पर है। फुटबॉल पर नजर डालें तो फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप कल से भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। कल भारत कलिंग स्टेडियम में अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के साथ मैच से करेगा। खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए भारतीय सिनेमा, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी और भोजपुरी फिल्मों की यात्रा कथा लेकर आए हैं।
भारतीय सिनेमा में हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में तो फिल्में बनती ही हैं। इसके अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी और भोजपुरी जैसी अन्य भाषाओं में भी प्रमुख फिल्मों का निर्माण होता है। मराठी फिल्मों का निर्माण मुंबई में ही हिंदी सिनेमा के साथ साथ होता है। दादा साहब फाल्के और वी शांताराम जैसे दिग्गजों ने मराठी फिल्मों के लिए आधार तैयार किया, जो अपने विषय वस्तु के मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। दादा कोंडके, नाना पाटेकर, अमोल पालेकर, स्मिता पाटिल और सचिन जैसे कलाकारों ने अपनी ऐतिहासिक कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध ऑस्कर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता सत्यजीत रे के अनुकरणीय फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। द अपू ट्रायलॉजी ऑफ रे ने सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में वाहवाही हासिल की। वर्ष 1955 में ट्रायलॉजी के पहले भाग पाथेर पंचाली के साथ सत्यजीत रे ने भारतीय फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। ऋत्विक घटक, बुद्धदेव दास गुप्ता, अपर्णा सेन और ऋतुपर्णो घोष जैसे फिल्म निर्माताओं ने बंगाली फिल्मों को और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उत्तम कुमार और उत्पल दत्त जैसे अभिनेताओं ने बंगाली फिल्मों में अमिट छाप छोड़ी। गुजराती सिनेमा उद्योग ने 1930 के दशक में अपनी स्थापना के बाद से 1000 से अधिक गुजराती फिल्मों का सफलतापूर्वक निर्माण किया। मौजूदा दौर की कुछ फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। उपेंद्र त्रिवेदी सबसे सफल गुजराती अभिनेताओं और निर्माताओं में से एक थे। केतन मेहता द्वारा निर्देशित भावनी भवई ने राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। पंजाबी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म हीर रांझा वर्ष 1932 में रिलीज हुई थी। KL सहगल, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद और धर्मेंद्र जैसे प्रमुख अभिनेताओं और मोहम्मद रफी, नूरजहां और शमशाद बेगम जैसे गायक गायिकाओं ने पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए फलने फूलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भोजपुरी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो वर्ष 1963 में प्रदर्शित हुई थी। 1980 के दशक में कई उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भोजपुरी फिल्में चंदवा के ताके चकोर, गंगा किनारे मोरा गांव और संपूर्ण तीर्थ यात्रा रिलीज हुई थी। भोजपुरी फिल्में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विभिन्न हिस्सों में देखी जाती हैं, जहां दूसरी और तीसरी पीढ़ी के प्रवासी अब भी भोजपुरी भाषा बोलते हैं। इसके साथ ही गयाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में भी भोजपुरी फिल्में देखी जाती हैं। कुमकुम, लीला मिश्रा, पद्मा खन्ना, सुजीत कुमार, रवि किशन और मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों के प्रमुख अभिनेता हैं। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR, ऑफिशियल न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में 1448 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का लोकार्पण किया। युवाओं को रोजगार के लिए कौशल विकास के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी कल मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रात अमेरिका के लिए रवाना होंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में शामिल होंगी। भारत ने कहा यूक्रेन संघर्ष तुरंत समाप्त करने के लिए सभी प्रयास करने को तैयार। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की अनावश्यक यात्रा से बचने का परामर्श जारी। BSE
SME प्लेटफॉर्म ने 400 कंपनियों की उपलब्धि हासिल की। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम बाला साहेबांची शिवसेना आवंटित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।